तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं हमारे अकाउंट्स के। सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, बट एक बार थियोरिटिकली हम टर्म्स को समझ लें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ जितना अब तक कराया था एक बार सभी रिवाइज करते हैं। सबसे पहला शब्द मैंने बताया था बिजनेस। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। कमनूर, पैसा क्यों चाहिए आपको? सर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। हाँ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस। तो हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और इस पैसा कमाने में बिजनेस में क्या करना पड़ता है? मैंने मीनिंग याद कराया, सबको एक नंबर के लिए याद कराया, एक लाइन से ज़्यादा याद नहीं करना। रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। हम चीज़ों को देखो, एक बारी कोई चीज़ खरीद कर मुनाफे के साथ बेच दो तो ये हमारा गेन है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। एक मकान 10 लाख का लिया आपने, 50 लाख में बेच दिया, सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रहा है, मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन आप रोज प्रॉपर्टी को खरीदे बेचे और आपको प्रॉफिट हो तो आपको प्रॉपर्टी डीलर कहा जाएगा, ये आपका बिजनेस है। तो रेगुलर वर्ड होना जरूरी है। तो बिजनेस मैंने बताया हम क्यों करते हैं? पैसे को कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बिजनेस में क्या कर रहे हैं? मीनिंग याद करा। रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। गर्वित रिपीट करें, बाकी संबंध में रिवाइज कर रहे हैं जी। Regular transaction of sale and purchase of a commodity to obtain the target of profit is known as business. फिर हमने कहा हम बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। अब हम बिजनेस में ज़्यादा कमाने के चक्कर में बहुत सारा उधार में खरीद रहे हैं, बहुत सारा उधार में बेच रहे हैं, बहुत सारे लोगों से खरीद रहे हैं। किसी से 10 दिन की उधार है, किसी से 1 महीने की उधार है, लेकिन हमें याद कुछ रहता नहीं है। याद कुछ रहता नहीं है तो कल को झगड़े होंगे, लेने वाले के घर देने पहुंच जाएंगे, देने वाले के घर लेने पहुंच जाएंगे। तो झगड़ों को रोकने के लिए हम बिजनेस की सारी बातों को किताबों में लिख लेते हैं ताकि देखकर याद आवे किसको देने हैं, कितने पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं। और किताबें लिखने का एक और फायदा है, साल के एंड में प्रॉफिट को भी निकाला जा सकता है। तो फाइंड आउट द प्रॉफिट। और झगड़ों को रोकने के लिए हम बिजनेस की सारी बातों को किताबों में लिखते हैं। लिखने की इस परंपरा को कहते हैं बुक कीपिंग। यह आपके किताब का फ्रंट पेज पे लिखा है, बुक कीपिंग आपका सब्जेक्ट है ये। तो मैंने बुक कीपिंग याद कराया। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अक्षी बोलो, बुक कीपिंग का मीनिंग बोलो। करा चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। It is an art of recording all the business इन transactions. रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अनुरब दोबारा बोलेगा ये बच्चे यही बात, बुक कीपिंग। अनुरब। Sir, it is an art of recording all the business transactions. बढ़िया, याद रखना दुकान की किताबों में दुकान की बातें लिखेंगे, घर की बातें नहीं लिखेंगे। तो मैंने पहला शब्द बिजनेस याद कराया। रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। फिर कहा याद कुछ नहीं रहता, हर चीज को किताबों में लिखते हैं। लिखने की इस परंपरा को बुक कीपिंग। एक बार बुक कीपिंग, दोबारा दिशा बोल रही है। Bookkeeping is an art of recording in respect of all the business transactions. सभी रिवीजन करें जी साथ साथ ताकि प्रैक्टिकल पर पहुंच सके और चीज़ें हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। अगला शब्द मैंने कराया था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट। इसमें 3 शब्दों का डिस्कशन करा था। एक रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा समराइजिंग। मैंने आपको एग्जाम्पल में 10th क्लास का एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास बोर्ड की पहली क्लास, आप स्कूल में गए, अरे एग्जाम्पल लिया है मैंने, गए स्कूल में रफ कॉपी ले गए, पहला लेक्चर लगा, हिंदी का जो भी बात आपको कराई समझ में आ गई, लेकिन याद कुछ रहता नहीं है, आपने रफ कॉपी में नोट डाउन कर लिया। फिर मैथ्स का काम नोट डाउन कर लिया, फिर इंग्लिश का नोट डाउन कर लिया। तो ये जो रफ कॉपी में आप हर टॉपिक को रिकॉर्ड कर रहे हो ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था, इसे क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग। पूरे साल यही चल रहा है। फिर घर आके वापस क्या करते हो? आप हर सब्जेक्ट की फिर कॉपी बनाते हो। मैथ्स का काम मैथ्स की फिर कॉपी पे, नीट एंड क्लीन इंग्लिश की कॉपी पे इंग्लिश का काम। ये क्या हो रहा है? 5 सब्जेक्ट है तो 5 कॉपियाँ अलग अलग बन गई। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। ये जो रफ कॉपी फेयर कॉपी पूरे साल बन रही है, इसे टेक्निकली हम क्या बोल रहे हैं? बुक कीपिंग। उसके बेसिस पर आप चीज़ें याद करते हो, साल के एंड में एग्जाम देते हो और आपका रिजल्ट आता है कि आपके 100% मार्क्स आए। भैया मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
आप उसको 90 मान लो, 70 मान लो कि 99 मान लो, जो भी आपका रिजल्ट आया, फिर वो रिजल्ट आप अपने दोस्तों में शेयर करते हो, रिश्तेदारी में सबको पता चलता है, तो उससे आपकी गुडविल, आपकी इमेज बनती है कि आपके नंबर जितने ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी का रिफ्लेक्शन है। तो उससे क्या बोल रहे हैं, समरी। समरी तो ये तीनों चीज़ें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, एग्रीगेटिवली क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। तो हम दुकान में सबसे पहले सारी चीज़ों को लिखेंगे भाई, टेक्निकल लेवल हम आने वाली क्लास जब ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी तो समझाऊंगा। रिकॉर्डिंग में हम क्या बना, किताबों का सीक्वेंस है। सबसे पहला शब्द है जर्नल। उससे भी पहले क्या होता है, वाउचर्स। पूरी क्लास में कोई बच्चा बोल सकता है वाउचर, किसी को मालूम हो वाउचर? टेक्निकल लेवल है अकाउंट्स के। एनी वन ऑफ यू, इतने सारे बैठे हो जी, किसी के घर वाले बिजनेस करते हो, शब्द यूज सुना हो आपने, जर्नल, लेजर। तो इसीलिए मैं आपको वो बातें यूज कर रहा हूँ एग्जाम्पल में जो आपको आती हैं, धीरे धीरे उनको हम सीखेंगे जी। तो मैंने क्या बताया, जैसे आप अपने स्कूल में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कर रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस की किताबों में आप पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासीफाइंग करेंगे, फिर साल के एंड में समरी रिजल्ट निकाल देंगे कि आपने 100 करोड़ कमाया। मैं हमेशा कम बोलता हूँ, ज़्यादा आप कर लेना, 100 करोड़ कमाया। ये प्रॉफिट आपको मोटिवेट करता है अगले साल और बढ़िया तरीके से बिजनेस करने के लिए। तो कुल मिला के अकाउंटिंग आपने याद करा, ये वाइडर कंसेप्ट है। बुक कीपिंग इसकी इनिशियल स्टेज है। क्या शब्द था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्यों? टू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। चिराग कौशल, अकाउंटिंग का मीनिंग। चिराग। Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing of all the business transactions to conclude the result of the business. ज्योतिका, आपको भी बोलना है अकाउंटिंग। Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing of all the business transactions to कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। सब बच्चों को साथ साथ रिवाइज करना है जी। अगला शब्द करा चुका हूँ ये सारे शब्द, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो भैया किताबों को इंग्लिश लिखने का एक तरीका है, उस तरीके को सीखे बगैर आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। ऐसे ही अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को करने का एक तरीका है, इस तरह से फॉर्मेट बनाने हैं, उसके रूल्स याद करने हैं आपको सारे, और उसके द्वारा फिर वो किताबें जब आप बनाएंगे तो उस तरीके को क्या बोल रहे हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मैंने याद कराया था, अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था खाना खाने का। खाना खाना बुक कीपिंग को रिफ्लेक्ट करता है। खाना खाने से रिजल्ट आता है, पेट भर जाता है और आप कहते हो बस अब और नहीं, तो वो जो रिजल्ट आया है वो क्या है आपका, वो अकाउंटिंग है। और जो खाना खाने का तरीका है, कोई लेफ्टी है, कोई राइट हैंडेड है, तो वो जो भी तरीका आप फॉलो कर रहे हो जिससे आपका पेट भर रहा है, वो क्या है तरीका, अकाउंटेंसी। एक एग्जाम्पल लिया है चीज़ों को समझाने के लिए। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग एक बार दोबारा सुनना चाहूँगा, इशिता। Accounting is a methodology or technique through which all the business transactions are recorded in the book of accounts. बहुत बढ़िया। अगले शब्द पर चल रहे हैं जी। अगला शब्द हमारा डबल एंट्री। टेक्निकल लेवल है, टेक्निकल लेवल है, किताब के फ्रंट पेज पे लिखा है। हम साइंटिफिकली जब भी किताबों को बनाएंगे जिसमें हम बिजनेस की बातों को लिखेंगे तो हर ट्रांजैक्शन को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, न कम न ज़्यादा। क्यों? तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी नेचर है, हर ट्रांजैक्शन को तुम 2 बार लिखोगे। जिस बात को मैंने एग्जाम्पल के नाम से बोला था, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। कवनूर बोलना ये बात। सर डबल एंट्री आए बोले तो, अच्छा, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। मैंने एग्जाम्पल लिया था। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए के आलू बेचे, आप एक शॉपकीपर है, सोल्ड पोटैटो ऑफ ₹100। इस ट्रांजेक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं। जब आलू बेच रहे हैं तो कमजोर बताएगी हमारे पास से क्या जा रहा है, सर पैसे जा रहे हैं। पैसे, आलू बेच रहे हो, आलू जा रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं? अच्छा सर, हम आलू जा रहे हैं। जागते रहो भैया, थोड़ा होश में रहो। आलू बेच रहे हैं तो आलू भी दे दो और पैसे भी दे दो, तो दुकानदारी कहाँ जाएगी तुम्हारी? तो भैया आलू बेच रहे हैं, क्या जा रहा है जल्दी बोलो कवनूर। आलू। आलू जाइंग 100, कितने रुपए के गए हैं? 100 रुपए के। बदले में क्या आया जल्दी बोलो, क्या आया? 100 रुपए। पैसे आए।
100 रुपए। पैसे। भैया ये बात समझ लो, चैप्टर तैयार हो जाएगा तुम्हारा, यही समझाना चाह रहा हूँ। आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है सोल्ड पोटैटो ऑफ ₹100, इस ट्रांजैक्शन के पीछे दो बातें हो रही है। आलू जाइंग ₹100, पैसा आइंग ₹100। तो आलू के खाते में, अरे जब इंग्लिश की कॉपी बनाते हो तो इंग्लिश का काम करते हो, ऐसे आलू की कॉपी बनाओगे, उसमें लिखोगे आलू जाइंग ₹100। पैसे की कॉपी बनाओगे, पैसा आइंग ₹100। कितनी बार लिखा? 2 बार। डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। हर ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख। देखो 100 रुपए के आलू दे रहे हो तो पैसे कम तुम लेना नहीं चाहोगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ज्यादा वो देना नहीं चाहेगा। जितने रुपए की डील हुई है उतने रुपए का ही सामान जाएगा, उतने रुपए ही आएंगे, ना कम ना ज्यादा। तो हर ट्रांजेक्शन को कितनी बार? 2 बार। इसीलिए इसे बोल रहे हैं डबल एंट्री। एंट्री का मतलब किताबों में लिखना, हर बात को बिजनेस की कितनी बार? 2 बार। साइंटिफिक बार। मेथड है। मैं लैंग्वेज याद करा रहा हूँ एक बार। Every transaction of the business should be recorded twice in the book of accounts on the basis of give and take principle. जिसे मैं आसान भाषा में भी give and take बोल रहा हूँ। मैं बाद में इनके लेबल बदलने वाला हूँ। मैं इनकी जगह डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ऐसे समझो, कवनूर जब इस दुनिया में प्रकट हुई, अरे कवनूर हुए थे ना प्रकट एक दिन? यस सर। कवनूर जब इस अरे दुनिया, यार अरे भैया नमन, साउंड म्यूट कर लो भैया, आपके घर वालों की बातें आ रही हैं। कवनूर इस एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी, प्रकट हुई तो विदाउट लेबल थी, विदाउट लेबल थी। और जब फिर एज पर द जो भी रिचुअलिस्टिक पैटर्न होता है कि छठे दिन 6th डे नामकरण संस्कार होता है, फिर नाम रखा गया, नाम रखा गया कवनूर। माता भी बोले कवनूर, पिता भी बोले कवनूर, दादा भी दादी भी, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं वो कौन है। और फिर जब रोज वो सुन रहा है कवनूर तो महीने 2 महीने 4 महीने बाद बच्चे को पता चल जाता है कि वो कवनूर है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसे गिव एंड टेक बोल रहे हैं, ये अकाउंट्स में सब लेबल है टेक्निकल, इसे मैं बाद में लेबल लगाने वाला हूँ। तो गिव को और टेक को क्या बोलने वाला हूँ? डेबिट एंड क्रेडिट। Debit and credit. मीनिंग भी याद कराऊंगा, रूल्स भी याद कराऊंगा, उसके बेसिस पर फॉर्मेट भी करेंगे। तो एक बार बस बेसिक चीज आ जाए ताकि हम प्रैक्टिकल पर चल सकें। तो डबल एंट्री को मैंने क्या बताया? एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक प्रिंसिपल। हंशिका रिपीट, हंशिका बोलना चाहिए भैया, ये नहीं बोलोगे तो मना करो, अगर नहीं बोल पा रहे तो। नमन आप बोलो। Every transaction of the business will be recorded twice in the books of accounts on the basis of give and take बढ़िया। principle. सब्जेक्ट को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे साथ साथ तैयार करेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग बहुत, स्कोरिंग पूरे नंबर आते हैं। अब मैं यहाँ एक टेस्ट रखना चाहूंगा आपके लिए, यहाँ एक टेस्ट रखना चाहूंगा, ये सब मैं करा चुका हूँ आपको। Yes, sir. जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सभी। ये टेस्ट आप सबकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, जो आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन लगे उसको टिक करना और सारे क्वेश्चन होने के बाद सबमिट करना। एक बार इसको फिर डिस्कस करेंगे। भैया हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, यानी 20 नंबर एमसीक्यू के, और बढ़िया नॉलेज है तभी वो आप कर पाओगे। चिराग बच्चे पेपर आ गया आपकी स्क्रीन पर? चिराग, दीप्ति, कवनूर पेपर आ गया बच्चे? अटेम्प्ट करो जल्दी से। स्क्रीन पर अलग से क्वेश्चंस आ गए होंगे बच्चों। नमन आ गया? हाँ तो करो, जल्दी से करो, उसके बाद एक बार इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलेंगे। एक बच्चे का अटेम्प्ट हो चुका है, कोशिश करें बाकी सब। कोशिश सबने करनी है, गलत सही की चिंता नहीं करना, फिर हम डिस्कस करेंगे। Sir, हो गया. बढ़िया बढ़िया। 3 बच्चों का मेरे पास डिटेल आ रही है जी यहाँ, जिसका भी अटेम्प्ट हो रहा है। बाकी सब भी जरा जल्दी जल्दी करें। 20% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है।
80% बच्चों का अटेम्प्ट हो गया, स्पीड बढ़िया है, जल्दी से। बाकी भी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का पेंडिंग है बच्चों, कोशिश जरूर करें वो 3 भी, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का, 2 बच्चों का पेंडिंग है। 10 सेकंड और रख रहे हैं हम, जो भी आपको लगे ठीक वो जल्दी से करें, और समय समाप्त। अब एक बार डिस्कस करता हूँ। वैसे तो रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है, बट उसमें क्या है, किसी बच्चे को लगेगा कम है ज़्यादा है, तो हम इसीलिए सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं विद रीज़न, ताकि जिसकी गलतियां हैं वो समझ में आ जाए और अगली बार जब टेस्ट हो तो वो सही कर पाए। मेरा पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। भैया आपकी किताबों में क्या लिखा नहीं जा सकता? भैया जिसे पैसे में ना, अकाउंट्स में आप क्या लिख रहे हो, फाइनेंस, किताब आपके सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, किताबों में वही लिखा जा सकता है जिसे मनी में नापा जा सकता है। जिसे पैसे में नापा नहीं जा सकता उसे लिखा ही नहीं जा सकता। तो भैया चीज़ें बेच रहे हो, मनी वैल्यू, वर्कर को सैलरी दे रहे हो, मनी वैल्यू, चीज़ें खरीद रहे हो, मनी में नापा जा सकता है। ये सब बातें किताबों में लिखी जा सकती है, लेकिन आपका स्टाफ की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो पैसे में नापा नहीं जा सकता उसे किताबों में लिखा भी नहीं जा सकता। तो ये लिमिटेशन है। कवनूर, ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। निश्चय बात समझ में आ रही है बच्चे? निश्चय? Yes, sir. Clear. तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ये लिखा नहीं जा सकता, कारण बताया, कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो पैसे में नहीं नापा जा सकता वो लिखा ही नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चय को आंसर बताना है, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है। बुक कीपिंग इज मेनली, देखो एग्जैक्ट आंसर जो आपने याद करा है वो नहीं मिलेगा एमसीक्यू में, आपको यहाँ 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ढूंढना है, जो बेस्ट है वो बताना है। तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, निश्चय कोशिश करेगा क्या उसके अकॉर्डिंग ठीक है। आवाज नहीं आई निश्चय? कवनूर? सर मैंने तो ए किया, बट मेरे को सी भी लग रहा है, मतलब डाउट है। कवनूर को ए भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। कोई और बच्चे से पूछ लेते हैं। दीप्ति, आपके अकॉर्डिंग क्या है? सर ए। बिल्कुल ठीक है जी, ए के अलावा कहीं नहीं जाना जी। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, पहले तो बुक कीपिंग का मीनिंग आप अपने मन में रिवाइज करो, आपने क्या याद करा है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर वो क्या कह रहा है बुक कीपिंग में? पहला शब्द रिकॉर्डिंग, कौन सी डाटा को? जिसे पैसे में नाप सकते हैं। जो पैसे में नापा नहीं जा सकता वो तो लिखा ही नहीं जा सकता। रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सारा डाटा जिसे मनी में नापा जा सकता है, रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। घर की बातें नहीं लिखना, बिल्कुल परफेक्शन लिखी है बुक कीपिंग की, कि रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डाटा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ये क्लियर है बच्चे? कवनूर? यस सर। सर मेरे को सी में डाउट था, मैंने ए किया है। सी का मतलब क्या है? जब आप किताबें लिखते हो तो उसका रिजल्ट आता है। अरे किताबें लिखना, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद समरी। जब रिजल्ट आता है कि दुकान में इतने पैसे कमाए, तो उसका यूज 2 लोग करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी रिजल्ट आया, आपके स्कूल का रिजल्ट आ गया, आपके 90% आ गए मार्क्स, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? एक तो बच्चे को और उसके घर वालों को पता चलता है वो पास हो गया, फिर सोसाइटी में पता चलता है, उसके दोस्तों में, उसके रिश्तेदारों में, जिससे उसकी इमेज बनती है, गुडविल बनती है। तो जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं लोग इंटरनली और एक्सटर्नली, और उससे उसकी इमेज बनती है। अरे आपकी इमेज है अपने घर में, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप शैतानियाँ करते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, आप इंटेलिजेंट है, हर घर में पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति इमेज होती है। वो इमेज उसके बिहेवियर से डेवलप हो रही होती है, गुडविल बनती है पढ़ाई को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर। तो ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसका यूज दुकान का मालिक और जो उधार में दे रहे हैं वो सभी करेंगे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो सबको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो सब डीमोटिवेट होते हैं, और लॉस होता है तो सब भाग जाते हैं। तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म हो गई। कवनूर, बात समझ में आई? यस सर। और बी पार्ट में भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग यानी अकाउंटिंग की बात हो रही है।
तो आगे चलेंगे जी। थर्ड, कवनूर को बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है कवनूर, कोशिश करो। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी बोला। सर लास्ट वाला। सर परचेज्ड अ एलसीडी फॉर पर्सनल यूज। बात बिल्कुल ठीक बोली है जी। अब देखो यहाँ शब्द क्या है, डी में पर्सनल यूज। अरे घर पे बैठ के क्या खरीद रहे हो ये दुकान में थोड़ी ना लिखोगे। घर में गोलगप्पे खाओ, टिक्की खाओ कि पैसे सड़क पे फेंक दो, ये बात खबरदार दुकान पे जाके नहीं लिखोगे। दुकान की किताबों में दुकान की बात लिखेंगे कि दुकान में क्या खरीदा, दुकान में क्या बेचा। दुकान की किताबों में दुकान की बातें। तो हमने दुकान में चीज़ें खरीदी हैं बेचने के लिए, लिखा जाएगा। वर्कर को सैलरी पे कर रहे हैं, लिखा जाएगा। ऑफिस का किराया पे करा, लिखा जाएगा। लेकिन घर में एलसीडी खरीद रहे हैं, ये दुकान की किताब में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। तो यही वो बोल रहा है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। निश्चय बोलो क्या होना चाहिए। सर बी पार्ट। निश्चय आपका आंसर नहीं आया, क्या बोला आपने। सर बी पार्ट। अरे बच्चे दोबारा सुनो। बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन। अरे सर ए अकाउंटिंग, पार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल। अकाउंटिंग में तीन चीजें हैं, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बगैर, रफ कॉपी के बगैर फिर कॉपी बनी नहीं सकती। अगर कोई रफ कॉपी ना बनाए तो क्लासिफिकेशन, फिर कॉपी कैसे बनेगी। और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट कैसे आएगा जब कॉपियाँ नहीं बनाओगे, चीज़ें याद नहीं करोगे। तो वो अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन पूछ रहा है। बेसिक फंक्शन बुक कीपिंग है, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द, सबसे पहला बेसिक काम है रफ कॉपी, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बगैर ना क्लासिफिकेशन हो सकता, ना समरी हो सकती। तो ये आंसर ए। निश्चय क्लियर है बच्चे। यस सर। इंटरप्रेटिंग तो तब होगा जब समरी आ जाएगी, और उसका यूज इंटरनल और एक्सटर्नल सभी लोग करेंगे। तो आगे चलेंगे जी। तो ये एक छोटा सा टेस्ट खत्म। मैं पहला प्रैक्टिकल चैप्टर। सर हाँ बोलो जी, बोलो। सर हर क्लास में से टेस्ट होगा एमसीक्यू का। कोशिश करेंगे जब आपका टॉपिक इतना तैयार हो जाए कि हम क्वेश्चन बना सकें, तो हम हमेशा बनाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। तो प्रैक्टिकल को भी चलाएंगे जी साथ साथ। तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर जाने के लिए, भैया ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये कंसेप्ट है हमारा जिसको लेके मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि बाद में आप इसे अपने पेपर पर नोट डाउन कर सको। यहाँ बहुत सारी टर्म्स से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बताया है, बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि इच्छाओं को पूरा कर सके। याद कुछ रहता नहीं है, हर चीज़ को किताबों में लिखा जा रहा है। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। लिखने का पर्पज है कल को पता चले क्या खोया क्या पाया, अकाउंटिंग। लिखने का तरीका अकाउंटेंसी। Accounting। और टेक्निकली बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखेंगे, उसे बोलते हैं डबल एंट्री। ये करा चुका हूँ। चैप्टर का मतलब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ समझाया था। एक बार जल्दी से इसको करना चाह रहे हैं। इसकी जितनी भी टर्म्स कराई हैं सुन लें, याद कर लें। पहला टर्म क्या था, कैपिटल, समझाया था। जब भी बिजनेस शुरू करना चाहता है मालिक, तो घर से पैसे लाने होते हैं। बिना पैसे लाए बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। तो मैंने लैंग्वेज याद कराई। लैंग्वेज याद कर लो सारे। द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे। अक्षी बोलो कैपिटल का मीनिंग। The money brought by owner to start his business. बढ़िया। फिर जितना पैसा मालिक लाता है, याद रखना जितना मर्जी किसी के पास नहीं होता। अमीर का मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, गरीब का मतलब थोड़ा कम अमाउंट। जितना मर्जी किसी के पास नहीं होता। मेरे एग्जांपल में 10,000 लाया है वो, जो भी पैसा उसके पास है उसे कम लग रहा है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसे मांग रहा है, इस वादे के साथ कि कल को दे देंगे। इसे क्या बोलते हैं कवनूर, क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। पूरी किताब के हर चैप्टर में टर्म्स आने वाली हैं, और मैं बार बार मीनिंग डिस्कस नहीं करूंगा। जो याद हो गया का मतलब भूलने का काम खत्म। लायबिलिटीज बोलना भी आना चाहिए, मीनिंग भी याद होना चाहिए। क्या, arrangement of funds from the outside source for the expansion of business which is liable to pay in future is known as liabilities. गर्वित रिपीट करें, liabilities. Arrangement of funds from outside sources for expansion of business which is liable to pay in future. बहुत बढ़िया। कवनूर दोबारा बोलो, liabilities। बाकी सब रिवाइज। Arrangement of funds from the outside source
for the expansion of business which is liable to pay in future. फिर मैंने याद कराया था असेट्स, असेट्स के बारे में बताया, इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। आयुष बोलो Assets. असेट्स, आयुष। The investment which is recoverable in future is known as assets. बढ़िया बात। अब यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर का मीनिंग डिस्कस करा कि ये चैप्टर का मीनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या है। तो यहाँ मैंने इक्वेशन लिखी है, जितना पैसा मालिक लाता है कैपिटल, मेरे एग्जांपल में 10,000, पैसे कम लग रहे हैं, लोगों से पैसे अरेंज करे, 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए, तो टोटल कितने पैसे हो गए हमारे पास? 15,000। अब 15,000 इकट्ठे हुए हैं तो दुकान में हम 15,000 से ज़्यादा लगा नहीं सकते, है नहीं, 15,000 से हम कम लगाएंगे नहीं, क्योंकि कम लगाएंगे तो भैया जो पैसे लगाएंगे नहीं उसका प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो हम 15,000 ही व्यापार में लगाएंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो ये क्या बना हमारा? असेट्स इज ऑल, अरे शॉर्टकट में असेट्स को ये लिख दिया, इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। व्हाट इज दिस? बैलेंस इक्वेशन based on accounting terminology known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principle। आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल Minus. एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। जोर से बोलो कवनूर, पूरा पैराग्राफ बोलना है। Assets is always equal to capital plus liability. A balanced equation based on accounting terminology is known as accounting equations, in which all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principle। आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। जो बातें याद करा रहा हूँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का काम आसान होने जा रहा है चीज़ों को याद करने से। बस मुझे अब इनकी टर्म समझानी है जो मैंने नीचे चार्ट बना रखा है। एक बार ये बात दोबारा सुनना चाहूँगा, सब रिवाइज कर लो एक बारी और। कौन बोलना चाहेगा? चिराग बोल सकोगे पैराग्राफ? जिया, नहीं सर। जिया बोलो। Assets is always equal to capital plus liabilities. Balance equation based on accounting terminology is known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principle। आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। जो मैं प्रैक्टिकल में लिखवाने वाला हूँ ना उसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ। आने को हम बोल, नेचुरल सी बात है, आना बोले तो प्लस और जाना बोले तो माइनस, दोनों का अमाउंट सेम होगा। और डबल एंट्री में जब एक ही अमाउंट को दो बार लिख देंगे प्लस माइनस, तो डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। ऐसा हम प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। बट वहाँ जाने से पहले हमें अकाउंट्स की कुछ और टर्म सीखनी पड़ेंगी जो मैंने नीचे बॉक्स बना के लिखी हैं। अब हम चर्चा करते हैं उनकी। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें पहले मैंने 3 मेजर शब्द बता दिए। क्या? मालिक की पोजीशन, कैपिटल, जो कल को देना, कवनूर जो कल को देना है, लाइबिलिटी, जो कल को लेना है, असेट्स। भैया असेट्स का मतलब एक बहुत बड़ा खानदान। वो हर वो शब्द, मैंने कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं, हर वो शब्द जिसका मतलब कल को मिलेगा वो सब असेट्स है। हर वो शब्द, मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, हर वो शब्द जिसका मतलब है कल को देना है वो लाइबिलिटी है। और मालिक की पोजीशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अब मैं असेट्स के बहुत सारे टर्म्स जो मैंने नीचे लिखे हैं उनका डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। ऐसे, हाँ बोलो जी। सर एक बारी असेट्स की डेफिनेशन बता दो। द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन द फ्यूचर known as assets। सिंपल एक लाइन, द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। दोबारा बोलना अक्षी, मैंने क्या बोला है? द इन्वेस्टमेंट रिकवरेबल इन फ्यूचर। तो जो भी पैसा आपने लगाया है इस वादे के साथ कल को मिलेगा असेट्स। और अब मैं यहाँ असेट्स से शुरू कर रहा हूँ। नीचे मैंने बॉक्स में कुछ टर्म्स लिखी हैं। ये टर्म्स इस चैप्टर के अलावा हर चैप्टर में यूज होनी है बच्चों, इसमें तो यूज होनी है। तो पहला शब्द सामने में समझाना चाह रहा हूँ जी। क्या चल रहा है? कवनूर क्या लिखा है सामने, पढ़ने में आ रहा है? सर बहुत छोटा है, लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो भैया आपने लैंड एंड बिल्डिंग में 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कल को बेचोगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे कवनूर? सर बेचेंगे तो हाँ आएंगे।
तो जो कल को आए उसे क्या बोलेंगे, असेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स क्यों है, समझा दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी दुकान में अरे 10 लाख रुपए लगा दिए लैंड एंड बिल्डिंग में, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कल को बेचो जब भी 10 साल बाद 20 साल बाद, तो जब भी बेचोगे पैसे मिलेंगे, जाएगा कुछ नहीं आएगा। तो कल को आए उसे क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिकवरेबल इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। कवनूर क्लियर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। Yes, sir. अगला शब्द मैंने क्या लिखा है कवनूर, प्लांट एंड मशीनरी। Machinery. कुछ चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको जो पहले से ही मालूम है, कुछ चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग सबको मालूम है असेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट रिकवरेबल इन फ्यूचर। प्लांट एंड मशीनरी भी सबको मालूम है, फैक्ट्री में आपने 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कल को बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, वो अलग बात है कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन कल को मिलेंगे, क्या है, असेट्स। फिर बोल रहा हूँ जो भी कल को मिले असेट्स। क्लियर है कवनूर। Yes, sir. जो चीज़ें आसान है मैं छोटा सा एग्जांपल लेके ख़त्म कर रहा हूँ, डाउट तो पूछते जाना। हिमा बात समझ में आ गई, चलूँ आगे। यस भैया। अगला शब्द है फर्नीचर। फर्नीचर, अब भैया आपने अपनी दुकान में फर्नीचर खरीद लिया, अगेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कल को बेच दो पैसा मिलेगा, तो ये भी आपका असेट्स है। क्लियर है हेमा। यस भैया। अगला शब्द हमने लिखा है कैश। भैया तुम्हारी दुकान में पैसे अरे 10,000 रुपये पड़े हैं कैश बॉक्स में, और एग्जाम्पल ले लिया 10,000 रुपये पड़े हैं, तो जो पैसे पड़े हैं उस पैसे से उसके बराबर का कुछ भी बाजार से खरीद सकते हो, तो उस पैसे के बदले में उसके बराबर का कुछ भी खरीद लो, कल को मिलेगा उसके बराबर का। व्हाट इज दिस, असेट्स। क्लियर है कवनूर। Yes, sir. आगे चल रहे हैं जी, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, अरे बैंक में खाता खोला जा सकता है, 4 प्रकार के बैंक अकाउंट। पूरी क्लास से जर्नल डिस्कशन कर रहा हूँ जी, देखते हैं कौन बताता है। अरे बैंक में अकाउंट खोल के पैसे जमा करा सकते हो कमनूर, मालूम है बात। Yes, sir. तो आप मुझे बताओ, बैंक में पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी बैंक में चले जाओ, 4 प्रकार से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मुझे नाम बता सकते हो पूरी क्लास, बीएसटी में भी है ये टर्म। कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स की बातें मालूम होनी चाहिए। कवनूर बैंक में खाता खोला हुआ है घर वालों ने या आपने, किसी ने खुला हुआ है? Sir, खुला होगा। हाँ, Yes. तो ये बताओ, बैंक पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति बैंक में 4 टाइप के अकाउंट खोल सकता है, मुझे चारों के नाम बता दो जिसको भी पता हो। सर सेविंग अकाउंट। क्या बढ़िया बात। करेंट अकाउंट। अरे मिक्स मत बोलो, पहले जिया बोल रही है, कोशिश कर रही थी जिया। सर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सर ये दो तो कंफर्म है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है, बस 2 और कौन बोल रहा है? डिपॉजिट। तो भैया नॉलेज, जब भी हम कॉमर्स की टर्म करेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझेंगे, पता होना चाहिए रियल लाइफ की बातें। तो एक सेविंग अकाउंट होता है, आपके घर वाले कोई भी जाके बैंक में जो अकाउंट खोलते हो वो होता ही सेविंग अकाउंट है। दूसरा याद कर लो, करंट अकाउंट, ये सिर्फ व्यापारी। जॉइंट अकाउंट। अरे जॉइंट अकाउंट तो सेविंग अकाउंट का ही टाइप है, एक आदमी जाके खोले तो वो उसका सेविंग अकाउंट है, 2-3 लोग मिलके खोल लें तो वो जॉइंट अकाउंट है, वो अलग से कुछ नहीं है। तो कोई भी अपने पैसे को सेव करने के लिए खोले सेविंग अकाउंट। दूसरा समझो करंट अकाउंट। भैया कोई भी बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट खोले तो उसे सेविंग अकाउंट नहीं बोलते, उसे करंट अकाउंट बोलते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। तीसरी बात बोल रहा हूँ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और चौथी बात बोल रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट। इन दोनों को सुन लें। आपके घर में 10,000 रुपये रखे हैं और आपको पता है अगले 6 महीने तक इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप 6 महीने के लिए क्या करा दो, उसकी एफडी। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर सेविंग अकाउंट में जमा कराओगे तो 3-3.5% ब्याज मिलेगा, एफडी में जमा कराओगे तो 6% मिलेगा। तो अगर आपका पैसा एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जमा करा दिया आपने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो उसे बोलते हैं एफडी। आरडी की बात कर रहा हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामलाल को चिंता है कि 10 साल बाद उसे अपने बच्चे की शादी करनी है, 10 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? तो बैंक में जाकर एक अकाउंट खोलता है रिकरिंग डिपॉजिट का, कि मैं हर महीने इतने पैसे जमा कराऊं
अरे बैंक वालों से पूछता है, मैथ्स की एक टेबल होती है एनवीटी टेबल, जिसको देखकर बैंक वाले बता देते हैं। वो कहता है कि मुझे 10 साल बाद ना इतने रुपए चाहिए, तो मैं आज हर महीने कितने जमा कराऊं विद कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे इतने पैसे मिल जाएं, ताकि कल को उसे दुकान खोलनी है, बच्चों की शादी करनी है, तो उसका टारगेट पूरा हो सके। तो बैंक वाले उस टेबल की कैलकुलेशन से बता देते हैं कि आप हर महीने इतने रुपए जमा कराओ, तो इतने साल बाद आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इसे बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सबको क्लियर है कवनूर? Yes, sir. तो फिलहाल मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, तो बैंक में 10,000 रुपये रखे हैं, तो इसके बदले में इसके बराबर का बाजार से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रिकवरेबल इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। आगे चलते हैं, अगले शब्द। अब ध्यान से सुनना और याद करना, अभी तक चीज़ें आसान थी। अगला शब्द आपका आ गया है, लिखा है डेटर्स। स्पेलिंग देख लें, DEBTORS, डेटर्स। बी साइलेंट है इसमें, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? डेटर्स। स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? डेप्टर्स वाली। डेटर्स को हम शॉर्टकट में, मैं इसका डिक्शनरी मीनिंग शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, क्रेडिट सेल। एक बार बोलना कवनूर, मैंने क्या बोला है? Credit sale. और क्या लिखा, क्या है टर्म, क्या लिखी है ये? Debtors. यस। तो नमन दोबारा बोलना, क्या लिखा है सामने? नमन, डेटर्स। हर चैप्टर में शब्द आएगा ये डेटर्स। अब मैं इस डेटर का मीनिंग बोलना चाह रहा हूँ। भैया हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में बहुत सारे गुड्स उधार में बेचते हैं, इस वादे के साथ कि कल को पैसे आ जाएंगे। जब हम उधार में लोगों को गुड्स बेचते हैं, तो क्या ये कल को आएगा? अरे उधार में बेच दिए 10 लाख रुपए के गुड्स, कल को आएंगे असेट्स, और जिन लोगों से आएंगे उन लोगों को बोलते हैं डेटर्स। ध्यान से सुनना, लैंग्वेज बोलूंगा। Debtors are those parties to which you sold goods on credit, so money is recoverable in future. कवनूर याद हुआ क्या? Sir, एक बार फिर से बोल दो. मैंने पहले डिक्शनरी मीनिंग लिखा है सामने, अरे स्क्रीन विजिबल है सामने, डेटर्स। Yes, sir. थोड़ा स्क्रीन मैंने अब डेटर्स, पहले तो प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, डेटर्स। डेटर्स के मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है शॉर्टकट में, ये डेटर्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्रेडिट सेल को। क्रेडिट सेल को, उधार में बेचने को। आइडिया दे दिया मैंने ब्रैकेट में, डेटर्स का मतलब उधार में बेचना। जब हम उधार में गुड्स बेचते हैं तो पैसे कब वापस आएंगे? कल को। कल को आना असेट्स, और जिन लोगों से पैसे आने हैं उन लोगों को हम क्या बोल रहे हैं? डेटर्स। कवनूर आइडिया लगा मैंने क्या बोला? Yes, sir. अब मैं इसकी लैंग्वेज बोलूंगा, सुने, याद करें और एक बार सुनाएं। Debtors are those parties to which you sold goods on credit, so money is recoverable in future. ऐसी पार्टियां जिनको उधार में बेच रहे हो इस वादे के साथ वो कल को पैसा देंगी, कल को हमें मिलेगा, इसीलिए हमारी असेट्स है। और जिन लोगों से मिलेगा उन लोगों को, अरे एक को 100 रुपये का बेचा है उधार में, एक को 500 का बेचा है, एक को 10,000 का बेचा है, उस पूरी लोगों की लिस्ट का टोटल करो, उसे बोलते हैं डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स आर दोज पार्टीज टू विच यू सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट एंड मनी इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। कवनूर रिपीट। Debtors are those parties to which you sold goods so that the money is recoverable in future. हाँ, आपने उधार में बेचा है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है क्रेडिट सेल, तो पैसा कल को मिलेगा, असेट्स। जिन लोगों से मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। जी हाँ, एक बार दोबारा बोल सकते हो? और कोई बोलना चाहेगा? दिव्यांश। Yes, sir. Debtors, those parties in which you sell goods on credit in which मनी इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। recoverable in future. अगला शब्द करना चाहेंगे, बी आर और बीपी एक साथ कराऊंगा। कवनूर सामने नजर आ रहा है बी आर? अरे बी आर टेक्निकल लेवल है, पूरा नाम है बिल्स रिसीवेबल, लेकिन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में हमेशा शॉर्टकट में लिखते हैं B/R। अरे नजर आ रहा है कवनूर? सर छोटा है बट दिख रहा है, वैसे स्क्रीन पे है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ये दोनों की स्टोरी एक साथ समझाऊंगा, उससे आगे चलते हैं। उसके लिए एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी हम उससे आगे चल रहे हैं। क्या लिखा है बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अरे नजर आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस? हाँ भैया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए
हमें पहले समझना है। अरे प्रीपेड के कई नाम हैं, वो हर क्वेश्चन में नाम बदलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को वो एडवांस भी बोल सकता है और अनएक्सपायर्ड भी बोल सकता है। तीन शब्द लिखे हैं। प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस या एडवांस एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। समझाता हूं। पहले तो ये बताओ कवनूर, खर्चे का मतलब पता है क्या होता है? एक्सपेंसेस, खर्चा क्या होता है कवनूर? सर जो स्पेंड करते हैं हम अपनी नीड्स ध्यान के से लिए। सुनना। खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस और कमाई बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कवनूर मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। चाय की दुकान पर गए, आपने एक 10 रुपए की चाय चाय वाले से ले ली। जैसे ही चाय आप पी लोगे वैसे ही आपके मन में फीलिंग आएगी, अफसोस 10 रुपए नहीं रहे। ये जो फीलिंग है ना सैडनेस की, यही खर्चा है। ध्यान से सुनना पूरी क्लास, अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट। खर्चा फीलिंग ऑफ सैडनेस, खर्चा पैसा नहीं होती है। खर्चे के बदले में उसके बराबर के पैसे जाते हैं। खर्चा पैसा नहीं होती, सिर्फ पैसा ही पैसा होता है। ऐसे समझो आपके घर में सुबह अखबार वाला, अरे अखबार 5 रुपए का मान लो, घर में अखबार डाल गया। जैसे ही आपके घर में आ गया अखबार, उसी वक्त खर्चा हो गया कि अफसोस 5 रुपए नहीं रहे, देने पड़ेंगे। लेकिन आप 5 रुपए लेके सुबह सुबह घर में बाहर नहीं खड़े होते। खर्चा हो गया, अब उसके बदले में पैसे जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो खर्चा पैसा नहीं होता। खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, खर्चे के बदले में उसके बराबर के पैसे जाते हैं। ऐसे ही उसका उल्टा बोल रहा हूं। कमाई पैसा नहीं होता, कमाई बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कमाई के बदले में उसके बराबर के पैसे आते हैं, आज नहीं तो कल। आपने अपना मकान 10,000 रुपये महीने के किराए पर किसी को दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे ही महीना खत्म होगा आप खुश हो सकते हो, आपने पैसे कमा लिए, आपने फीलिंग आती है अंदर से। कमनूर बात समझ में आ रही है कि 10,000 रुपये कमा लिए? वो अलग Yes, बात sir. है कि आप उसके घर जाओ तो वो कह रहा है 2 दिन बाद आके ले जाना। तो कमाई तो हो गई, खुश तो हो गए, लेकिन पैसे मिले नहीं है। कोई बात नहीं, कल को आ जाएंगे। आपने किसी की कंपनी में पूरे महीने काम करा 2 लाख रुपए की कमिटमेंट पर। जैसे ही महीना खत्म होता है आप खुश हो जाते हो, कमाई हो गई, कमाई हो गई, बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कंपनी कह रही है पैसे 10 तारीख को देंगे। तो कमाई पैसा नहीं है, ध्यान से समझना। कमाई बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और इसके बदले में इसके बराबर के पैसे आते हैं। खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, इसके बदले में इसके बराबर के पैसे जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कमजोर? यस सर। अब मैं यहाँ शब्द पर आ रहा हूँ। भैया खर्चे के दुनिया भर के नाम है, सैलरी पेड, कमीशन पेड, वेजेस पेड। तो खर्चा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैंने समझाया है कि खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। अब इस खर्चे को यहाँ शब्द क्या लिखा है? प्री पेड एक्सपेंसेस। अब ऐसे समझो, अब चाय वाले के पास जाओ, उसको कहो भैया एडवांस में 100 रुपये रख ले, मैं 1 महीने तक चाय पीऊंगा, पैसे काट लियो। कवनूर एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? 100 रुपये चाय वाले को Yes, एडवांस sir. दे दिए, तो इसको बोलेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एडवांस टी एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो याद रखना, चाय वाले को आपने 100 रुपये एडवांस में दिए हैं तो खर्चा हुआ नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। या तो चाय वाला कल को 100 रुपये के बराबर की चाय पिलाएगा और नहीं तो पैसे वापस करेगा, तो कल को मिलेगा या तो 100 रुपये के बराबर की चाय या आपका पैसा कल को मिलेगा। असेट्स इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड को वो किसी क्वेश्चन में लिखेगा एडवांस, किसी क्वेश्चन में लिखेगा अनएक्सपायर्ड। अरे अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या है? जैसे ही आपने चाय पी ली तो वो पैसा एक्सपायर हो जाएगा। अब वो आप देखो, किसी दूसरे की जेब में पैसा डालने से वो पैसा उसका नहीं होता जब तक उसके बराबर का आप खर्चा ना कर लो। तो आपने चाय वाले को 100 रुपये दे दिए, मनी इज नॉट एक्सपायर्ड, मनी तुम्हारी ही है, बेशक उसकी जेब में चली गई है, जब तक तुम चाय नहीं पी लेते। और जब तक चाय नहीं पियोगे तो ये क्या कहलाएगा? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। कवनूर बात समझ में आ रही है? यस सर। वो क्वेश्चनों में लैंग्वेज बदलेगा, टर्म बदलेगा, तो समझाना चाह रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा नाम एडवांस एक्सपेंसेस, का तीसरा नाम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में जो लिखेगा हम वो यूज करेंगे। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? कल को इसके बराबर का, या तो भैया हमें चाय पिला दे, हमने पैसे एडवांस में दिए हैं, और नहीं तो हमारे पैसे वापस कर। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? असेट्स। कवनूर क्लियर है? यस सर। अगले शब्द पर चलते हैं। कवनूर अगला शब्द क्या लिखा है, पढ़ के बताओ जरा। So accrued अक्रूड, अक्रूड इनकम, income. अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। और अक्रूड को टेक्निकली डिक्शनरी में क्या बोलते हैं? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्या बोला है मैंने?
अर्नड, earned but not received. कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है. अक्रूड इनकम, कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है. अक्रूड का मतलब कमाया है. अरे आपने किसी को 1 महीने के लिए मकान किराए पर दिया 10,000 रुपये का, जैसे ही महीना पूरा हुआ तो बताओ कमाई हो गई या नहीं हो गई कवनूर? Yes. अब आप उससे मांगने गए और वो कह रहा है 10 दिन बाद मिलेगा पैसा. तो भैया अक्रूड इनकम का मतलब है अर्नड, कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है. कब मिलेगा? कल को. कल को मिलना असेट्स इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम. एग्जाम्पल लेता हूँ. आपने किसी आदमी को 10,000 रुपया अरे ब्याज पर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. अरे 10,000 रुपया दे दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. अब मुझे बताओ जैसे ही महीना खत्म होगा तो कितना ब्याज मिलना चाहिए कवनूर? जल्दी बोलो जी. अरे 10,000 का 10% मैं 11,000. है 1,000. अरे 10,000 का 10% 1,000. जैसे ही महीना खत्म होगा 1,000 रुपये तुमने कमा लिए हैं, तुम उसके पास पैसे मांगने गए, वो कह रहा है भैया 4 दिन बाद ले लेना. इसे क्या बोल रहे हैं? अक्रूड इंटरेस्ट. इसे क्या बोल रहे हैं कवनूर? शब्द क्या है? Accrued interest. अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है तुमने 1,000 रुपया ब्याज के नाम से कमा तो लिया है, मिला नहीं है. कब मिलेगा? कल को. जो भी वो कमिटमेंट करेगा 2 दिन में 10 दिन में, तो कल को मिलना असेट्स. किस नाम से? अक्रूड इंटरेस्ट. इतनी बात क्लियर हो गई है कवनूर? Yes, sir. ये शब्द याद है तो अब हम प्रैक्टिकल पर जा पाएंगे. अक्रूड इनकम याद कर लो, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. कल को मिलेगा असेट्स. प्रीपेड का मतलब बताया पेड इन एडवांस. एडवांस में किसी को पैसे दो तो या तो भैया कल को हमारे पैसे वापस कर या उसके बराबर का काम, तो कल को मिलेगा असेट्स. डेटर्स का मतलब बताया उधार में बेचा. जिन लोगों को उधार में बेचा है कल को मिलेगा, कल को मिलना असेट्स. और उन लोगों को हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं? डेटर्स. चलें जी आगे. अभी बी आर बचा है. Sir, भैया हाँ ये फिर डेटर्स और अक्रूड डेटर्स और अक्रूड में फर्क क्या है? ध्यान से सुनो. ब्याज पे पैसा दिया है तो कल को 1,000 रुपये की कमाई, 1,000 रुपये की कमाई तो हो गई लेकिन मिली नहीं है, तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम तो लिखेंगे नहीं. पार्ट ध्यान से सुनना, पूरी क्लास बहुत ध्यान से, पूरी किताब का कंक्लूजन. जब हम उधार में खरीदेंगे बेचेंगे तो डेटर्स और डेटर्स जैसा दूसरा शब्द, अरे डेटर्स का उल्टा होता है क्रेडिटर्स. डेटर्स याद होने से क्रेडिटर्स भी समझना आसान हो जाएगा. डेटर्स और क्रेडिटर्स वो पार्टियां हैं जिनसे हम उधार में खरीद रहे हैं या उधार में बेच रहे हैं. जिंदा आदमी का नाम केवल तभी लिखा जाएगा जब उधार में बेचा है या उधार में खरीदा है, अदरवाइज इन आदमियों का नाम लिखा ही नहीं जा सकता. यानी ये टर्म यूज ही नहीं हो सकती, डेटर्स या क्रेडिटर्स. ये क्लियर है? sir, हाँ सर जैसे प्रीपेड इन प्रीपेड एक्सपेंसिव आपने बताया कि हम पहले एडवांस में पे कर देते हैं. हाँ. सर अगर बाद में भी हम करें तो बात तो फिर वही होगी ना. अगर हम किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो प्रीपेड है, तो कल को भैया या तो पैसे दे दे या उसके बराबर का काम करके दे, असेट्स. दूसरा शब्द होता है इसी का उल्टा आउटस्टैंडिंग. वो भी बताया नहीं है, वो लाइबिलिटी में है, वो वहां चलेगा बच्चे. ओके सर. तो अभी प्रीपेड समझाया है. प्रीपेड समझाने से पहले मैंने बताया खर्चा क्या होता है. खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस. और फिर इस खर्चे को, अभी आपने खर्चा करा, अरे मकान पसंद आ गया लेकिन मकान का किराया एडवांस में दिया है. अरे एडवांस में दिया है 10,000, तो इसका मतलब कल को या तो भैया रहने के लिए मकान दे दे, नहीं तो पैसे वापस कर. तो कल को मिलेगा रहने का मकान या पैसा. व्हाट इज दिस? असेट्स. क्या है? प्रीपेड रेंट. इतनी बात समझ में आ गई? यस सर. तो क्वेश्चनों को करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत सारे एग्जांपल्स के नाम से चल रही होंगी. मैं भी आइडिया देना चाह रहा हूँ. अभी असेट्स में एक चीज़ रह गई है, बिल्स रिसीवेबल, जिसे हम शॉर्टकट में बी आर लिख रहे हैं. ये बी आर बी पी दोनों एक साथ समझाऊंगा. एक लंबी सी स्टोरी है इसकी, तो स्टोरी के माध्यम से एक साथ सुनेंगे. एक बार हम लाइबिलिटी पे चलते हैं जी. अब हम लाइबिलिटी पे चल रहे हैं. लाइबिलिटी में पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है कवनूर? Loan, यस. bank तो loan. पहले तो आप लाइबिलिटी का मीनिंग रिवाइज कर लें. लोगों से पैसा मांग रहे हैं इस वादे के साथ कल को देंगे. जो कल को देना लाइबिलिटी, जो कल को मिलेगा असेट्स. तो लाइबिलिटी में हमने याद कर लिया लायबल टू पे इन फ्यूचर. पहला शब्द लोन या बैंक लोन. भैया राम किसी आदमी से प्राइवेट सेक्टर में कर्जा मांगो तो लोन बोलेंगे, बैंक से मांगो तो बैंक लोन बोलेंगे. तो भैया लोन जिससे भी लेके आओगे इस वादे के साथ ला रहे हो कि कल को हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, तो जो कल को देना वो क्या है? लायबिलिटी. कवनूर क्लियर है? लोन तो सिंपल शब्द है. Yes, sir.
लायबल टू पे इन फ्यूचर नोन एज लायबिलिटी। ये अगला शब्द बढ़िया है, ये अकाउंट्स की टर्म है, लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई बता सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग? पूरी क्लास तो सुने ध्यान से, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, व्यापारी जब जाकर बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। अरे याद आ रहा है कवनूर? यस सर। सिर्फ व्यापारी को फैसिलिटी मिलती है बैंक ओवरड्राफ्ट की और किसी को नहीं मिलती, सिर्फ व्यापारी। व्यापारी का बैंक में बैलेंस, एग्जांपल ले रहा हूँ जी, व्यापारी का बैंक में बैलेंस है 5,000, एग्जांपल, बैंक में बैलेंस है 5,000 और उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, गुडविल बहुत बढ़िया है, और उसने 10,000 रुपये का चेक काट दिया। अरे चेक समझते हो कवनूर? चेक। यस सर। तो 5,000 रुपये का बैंक में बैलेंस है, 10,000 रुपये का चेक काट दिया। व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। कभी तुम कहो भैया ने कहा है हम भी चेक काट दें, 10,000 रुपये का चेक काट दिया, उसकी गुडविल बहुत बढ़िया है, बीकानेर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बैंक क्या करेगा, 10,000 रुपये के चेक की पेमेंट कर देगा, जबकि बैंक बैलेंस 5,000 है। तो 10,000 माइनस 5,000, बैंक का बैलेंस माइनस 5,000 हो जाएगा। ये नेगेटिव बैंक बैलेंस को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक वाले को पता है ये व्यापारी बड़ा है, अगर ये ट्रांजैक्शंस बैंक बैलेंस से ज़्यादा का भी कर दे तो बैंक बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, और जैसे ही बैंक बैलेंस नेगेटिव होता है उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। भैया बैंक तो पैसे की डील पैसों के लिए कर रहा है, आप लोगों को पैसा दे रहा है ब्याज पर, और यही उसका बिजनेस है। तुम लोग बिजनेस कर रहे हो चीज़ों को खरीद बेच कर पैसा कमाने के लिए, बैंक पैसे का डील करके पैसा कमाता है। तो बैंक को पता है व्यापारी कभी भी हमसे पैसा मांगे, बैंक बैलेंस नेगेटिव कर दो, उसी दिन से ब्याज चालू हो जाएगा, जिस दिन वो पेमेंट कर देगा ब्याज का काम खत्म हो जाएगा। इस नेगेटिव जैसे हाँ बोलो। जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, हाँ अगर अमाउंट माइनस। हाँ बैंक बिल्कुल क्रेडिट कार्ड में ऐसी होता है, पहले से लिमिट फिक्स कर देते हैं कि भैया इतना आप अमाउंट माइनस का कर सकते हो, इतनी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं, बैंक में बैलेंस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही बात है, क्रेडिट कार्ड वाली बात ही है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम डिक्शनरी में बोलते हैं नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस का मतलब है ये पैसा आपको कल को देना पड़ेगा बैंक को, तो लायबल टू पे इन फ्यूचर टू द बैंक नोन एज लायबिलिटी। कवनूर क्लियर हो गया? यस सर। अगला शब्द बच्चों क्रेडिटर्स। भैया डेटर्स का बिल्कुल उल्टा है। मैंने डेटर्स याद कराया था, वो पार्टियां जिनको तुम उधार में बेचते हो, उसका उल्टा क्रेडिटर्स। डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में उसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्रेडिट परचेज। वो पार्टियां जिनसे तुम उधार में खरीद रहे हो। अरे जब गुड्स उधार में खरीदते हो, गुड्स तो आ जाते हैं, पैसे दिए नहीं है, कब दोगे बताओ पैसे? कवनूर कब दोगे? उधार में खरीदा है कल को, सर कल को जब कल को हमारे पास देगा। आ अरे जाएंगे। जो भी सेटलमेंट है 10 दिन के उधार, 1 महीने के उधार, कल को देना, कल को देना लायबिलिटी। और जिन लोगों को कल को पैसे देने हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो लैंग्वेज याद करो, बिल्कुल डेटर्स का रिवर्स है। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज फ्रॉम विच यू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मनी इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। कवनूर रिपीट। Creditors are those party from which you buy money, buy goods, पैसा नहीं and the गुड्स, buy goods and the money is liable to pay in future. बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। दोबारा बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज फ्रॉम विच यू बाय गुड्स एंड मनी इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। कवनूर एक बार दोबारा बोलना। Creditors are those parties from which you buy goods and the money is liable to pay in future. हाँ, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, क्रेडिटर्स का मतलब है उधार में खरीदना। उधार में खरीदने से गुड्स आ जाते हैं, पैसे दिए नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा ना अपनी किताबों में किस किस को देने हैं, कितने पैसे देने हैं। उन पार्टियों को टेक्निकली हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर्स। देखो सिर्फ एक ही आदमी है तो क्रेडिटर, बहुत सारे आदमियों की लिस्ट है तो उस लिस्ट का टोटल कहलाएगा क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। इतना क्लियर हुआ कवनूर? Yes sir. बीआर और बीपी की स्टोरी लंबी है, अगली क्लास में चलेगी। इसके नीचे एक और शब्द लिखा है, शब्द पढ़ना कवनूर, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा है? Outstanding expenses. अब इसमें खर्चा तो मैं याद करा चुका हूं, खर्चा होता क्या है, खर्चा बता चुका हूं, फीलिंग ऑफ सैडनेस। चाय वाले से चाय खरीद ली, जैसी चाय खरीद ली फीलिंग ऑफ सैडनेस, अफसोस 10 रुपए नहीं रहे। अखबार वाले का अखबार घर में आ गया, उसी वक्त आपके मन में आ जाता है 5 रुपए नहीं रहे, तो ये फीलिंग ऑफ सैडनेस क्या है? एक्सपेंसेस।
अब मैं आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले याद करा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग को डिक्शनरी में बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड। क्या बोला है मैंने, कवनूर बोले? ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग को याद कर लो, ड्यू बट नॉट पेड का मतलब खर्चा हो तो गया है लेकिन पैसे दिए नहीं है। अरे हर रोज अखबार वाला, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके घर में अखबार डाल जाता है, जैसे अखबार आता है खर्चा हो जाता है, लेकिन ना वो पैसे उस वक्त मांगता ना आप पैसे देते। उसे भी पता है लाखों रुपए के मकान में रह रहा है, 100-200 रुपए के अखबार के पैसे लेके भागेगा थोड़ा ना। वो महीने के एंड में आ रहा है, महीने के एंड में आ रहा है पैसे मांगने के लिए, यानी खर्चा हो तो चुका है। टोटल बिल आया 200 रुपए का, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो खर्चा हो तो गया है लेकिन पैसे दिए नहीं है। बताओ कल को देने हैं कि लेने हैं? कवनूर, अखबार के पैसे देने के लेने हैं? सर देने हैं। कल को देना लाइबिलिटी, इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? ऐसा खर्चा जो हो तो चुका है लेकिन पैसे दिए नहीं है। तो कब दोगे? कल को। कल को देना लाइबिलिटी। शब्द है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसी वर्कर से पूरे महीने काम करा लिया इस कमिटमेंट पर कि 10,000 रुपये मिलेंगे, जैसे ही महीना खत्म होगा तो आपका खर्चा हो चुका है, आप लेकिन वो पैसे मांगने आया, आपने कहा 5 दिन बाद देंगे। व्हाट इज दिस? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कवनूर, बात समझ में आई? आउटस्टैंडिंग सैलरी। Yes, sir. खर्चा हो तो गया है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, पैसे दिए नहीं है, कब दोगे? कल को। कल को देना लाइबिलिटी। इतनी बात क्लियर हुई कवनूर? यस सर। तो भैया ये जो चार्ट है ये अगली क्लास में पूरा करेंगे और फिर इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैसे फॉर्मेट बनेगा, कैसे उसमें चीज़ों को लिखेंगे, और ये नॉलेज जो मैंने बताई है ये रिवाइज करके बैठना, कॉपी लेके। भैया अकाउंट्स में रजिस्टर लगाने हैं, कॉपियाँ मत लगाना। कवनूर, बात समझ में आ रही है? रजिस्टर्स बनाने हैं आपको, Yes, sir. स्केल पेंसिल सब लेके बैठना, ताकि अगली क्लास में सभी साथ साथ क्वेश्चंस को कर सको, और टॉपिक रिवाइज करके बैठना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें जी।